नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सैयद मंसूर खादरी को आज कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, श्रीकांत स्वामी की मांग। महाकुंभ मेले के लिए विशेष ट्रेन, सांसद सागर खंडरे का आभार। कर्नाटका कोई विशेष परियोजना या अनुदान नहीं, सीएम की इच्छा सूची धरी रहेगी। क्या कर्नाटका को सिर्फ मूंगफली खानी चाहिए, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा। मंचों का कहना है कि कल्याण कर्नाटका क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित महसूस करता है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सेक्युलर सिटीजन्स अलायंस के अध्यक्ष श्रीकांत स्वामी ने मांग की है कि सरकार सैयद मंसूर कादरी को कर्नाटका राज्य हज समिति का अध्यक्ष नियुक्त करे, जो अंजुमन खादिमुल हुज्जात संगठन के माध्यम से 26 वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। रविवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में सेक्युलर सिटीजन यूनियन द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1999 में एनजीओ शुरू करने वाले मंसूर कादरी पिछले 26 वर्षों से लगातार विभिन्न जिलों में जाकर हज यात्रियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। निःशुल्क आवेदन भरना और आवेदन बेंगलुरु में जमा करना सभी कार्य अंजुमन द्वारा किए जाते हैं। वह स्वयं एक इंजीनियर है तथा 2 बार नगर परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने समाज में शांति स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसलिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, सीएम डीके शिव कुमार, हज मंत्री रहीम खान और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे से आग्रह किया गया है कि इस बार कल्याण कर्नाटका को यह अवसर दिया जाए और कादरी को कर्नाटका राज्य हज समिति का अध्यक्ष। इस अवसर पर बोलते हुए सेक्युलर सिटीजन्स के महासचिव असदुद्दीन ने कहा कि सैयद मंसूर कादरी ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। यद्यपि हज समिति के पास कोई अनुदान नहीं है, फिर भी वे अपना समय हज यात्रियों को समर्पित करते हैं और बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। कादरी को उनकी सेवाओं और अनुभव के लिए मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें इस हज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए संघ के उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, सचिव सैयद सरफराज हाशमी, मौलाना अतीक रहमान, मौलाना मुनीस किरमानी आदि मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे अन्य जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು। ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಇದೆ। ಹಾಗೂ 1999ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಎನ್ಜಿಒವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ, ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಜ್ಗೆ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರನ್ನು ಮಂಜೂರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಹಜ್ ಹೋಗುವಂಥ ಹಾಜಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವರು 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ। ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಾಗಲಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ। ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ। ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ ಅಂತ। ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ। ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ। ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಆಗಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ।
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಕಚೇರಿವಾಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವರು. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿजन्स ಫೋರಮ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ आज की इस मीटिंग का क्या जो है ना अपना एजेंडा है प्रेस मीट का इन्होंने बता दिया है. सॉरी मैं कन्नड़ा पे उतना ज़्यादा जो है ना कमांड नहीं रखता हूँ, इसलिए आपसे हिंदी में बताऊँगा. बहुत ही सिंपल सा है कि 5 तारीख को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का एक चेयरमैन अनाउंस किया जाने वाला है. उस सिलसिले में बीदर के एक बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी जो इस फील्ड में पिछले ऑलमोस्ट 2.5 डिकेड से 26 साल से काम करते आ रहे हैं, मंसूर अहमद खादरी साहब, उनको जो है ना अपना यहाँ का जो है ना स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन बनाने की हम अपील करते हैं. और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आम तौर पे होता ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA या मिनिस्टर होता है, जनरली पॉलिटिशियंस करते ये हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी बंदे को आगे ज़्यादा बढ़ाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो खुद अकेले रहना चाहते हैं. लेकिन रहीम खान साहब से हमारी पूरी रहीम खान साहब जो रियासती हज कमेटी के मिनिस्टर है, उनसे ये गुजारिश है, हमारी इल्तिजा है कि आप हमारे शहरियान बीदर के ख़ास तौर पर जो अरकान अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो डालें. और उसमें ख़ास तौर पर जनाब अलहाज मंसूर अहमद खादरी जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के, एक ज़माने से बल्कि कई सालों से हुज्जाज इकराम की खिदमत और उनकी रहबरी और उनकी रहनुमाई जामे मस्जिद में मुख्तलिफ उनकी तरबियती कैंप और उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करते हैं. और मुख्तलिफ उलमा इकराम को बुलाकर मुख्तलिफ इलाक़ों से, शहर हैदराबाद से, गुलबर्गे से, ख़ुद बेंगलुरु से कई उलमा इकराम आकर के जो है सारे हुज्जाज इकराम की तरबियत भी करते हैं. कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष विश्वराज जाप शेट्टी और महासचिव दत्तात्रेय मूला ने सांसद सागर खंडे द्वारा महाकुंभ मेले के लिए बीदर से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में जाने वाले बीदर लोकसभा क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए सुविधा प्रदान करेंगी. उन्होंने रेलवे विभाग की ओर से विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए सांसद का आभार व्यक्त किया तथा क्षेत्र के लोगों में विशेष रेलगाड़ियों का सदुपयोग करने की अपील की. विशेष संवाददाता की रिपोर्ट. अधिक जानकारी के लिए KP News 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने पर बीदर जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट की सराहना की. विशेष संवाददाता की रिपोर्ट. अधिक जानकारी के लिए KP News 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, LCD, LED ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು SC ST ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗಾಗಿ 20,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ चिकित्सा केंद्रಗಳನ್ನು प्रारंभ ಮಾಡುವಂತಿರಬಹುದು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज.
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय बजट में कोई विशेष परियोजनाओं का अनुदान न होने के बावजूद कर्नाटक रेलवे परियोजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवंटित 7,564 करोड़ रुपए से अपने बुनियादी ढांचे पर काम कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सभी राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2024 में कर्नाटक ने लगभग 3,500 करोड़ रुपए का लाभ उठाया और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभागों के तहत विकास कार्यों और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को लागू किया। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस बार भी राज्य को करीब 5,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष के 46,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार राज्य को 51,850 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण मिला है। राज्य को जल जीवन मिशन के अलावा अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं से भी लाभ मिल सकता है और 2025-26 के लिए उसे औसतन 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल सकते हैं। हालांकि नीतियों और विकास के मोर्चे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बजट पूर्व इच्छा सूची में से कोई भी विशेष रूप से सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र की मंजूरी बजट में शामिल नहीं की गई है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को पक्षपातपूर्ण बताया, जिसमें भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों का पक्ष लिया गया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि बजट न केवल कर्नाटक की आकांक्षाओं के लिए बल्कि लोकतंत्र की नींव के लिए भी बड़ा झटका है। केंद्रीय बजट के साथ भाजपा सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह लाखों कन्नड़ लोगों की प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं देती है। उन्होंने कहा कि सरकार को बस इस बात की चिंता है कि चुनाव होने पर सत्ता कैसे हासिल की जाए। यह बजट न केवल कर्नाटक की आकांक्षाओं के लिए बल्कि लोकतंत्र की नींव के लिए एक बड़ा झटका है, जहां एक सरकार खुले तौर पर राज्यों के लोगों के खिलाफ अपना पक्षपात दिखा रही है और समृद्ध, समानता और विकास के उनके अधिकार को कुचल रही है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट ने कल्याण कर्नाटक, विशेषकर कलबुर्गी जिले के राजनीतिक दलों सहित लगभग सभी संगठनों को निराश किया है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सिद्धरामैया और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को अलग अलग पत्र लिखकर बजट में कल्याण कर्नाटक को 5,000 करोड़ रुपए देने की मांग की है, ताकि विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान के बराबर राशि दी जा सके। लेकिन बजट में अनुदान के बारे में कुछ नहीं कहा गया। कल्याण कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले कई संगठनों ने हजारों लोगों को इकट्ठा किया और कुछ दिनों पहले कलबुर्गी में रेल रोको प्रदर्शन किया, जिसमें कलबुर्गी में रेलवे डिवीजन की मांग की गई थी, लेकिन बजट में इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। रायचूर जिला होराट समिति की मांग, जिसने रायचूर में एम्स की मांग को लेकर 1 साल से अधिक समय तक धरना दिया है, पर भी विचार नहीं किया गया। कलबुर्गी के लोग उड़ान योजना का विस्तार कलबुर्गी हवाई अड्डे तक किए जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि ऐसा किया गया या नहीं। कल्याण कर्नाटक होराटा समिति के संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण दस्ती ने कहा कि के क्षेत्र के सभी जिलों में आंदोलन शुरू करेंगे और पहला आंदोलन 5 फरवरी को रायचूर में होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट में रायचूर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग की अनदेखी करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। मंत्री ने कहा कि रायचूर में एम्स की हमारी मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि 22 राज्यों को एम्स के लिए मंजूरी मिल गई है। कर्नाटक के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कर्नाटक भाजपा की प्राथमिक सूची में कहीं नहीं है। इसके अलावा जबकि केंद्र ने अगले 3 वर्षों में जिला अस्पताल में 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। गुंडूराव ने बताया कि कर्नाटक पहले से ही आगे है और मुख्यमंत्री अगले महीने कर्नाटक के सभी जिलों में ऐसे केंद्रों का उद्घाटन करने वाले हैं। राव ने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक के पिछले साल ही इस पहल की घोषणा कर दी थी और अब तब से इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले महीने तक डे केयर कैंसर सेंटर का उद्घाटन हो जाएगा। उन्होंने कहा कर्नाटक के पहले ही जिला अस्पतालों में बेड आरक्षित कर लिया गया है और केंद्रों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग किया गया। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस विधायक बी आर पाटिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। पाटिल ने रविवार को बताया कि उन्होंने परसों यानी शुक्रवार को अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह अभी इस्तीफे के कारणों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकते। पाटिल ने कहा, मैंने परसों इस्तीफा दे दिया है। मैंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा, अगर वह मुझे बुलाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा, इसके कई कारण हैं लेकिन मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता। मैंने अभी तक सीएम से बात नहीं की है। मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एमआईए और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक दैनिक सीधी उड़ान शुरू करने के कर्नाटक में हवाई संपर्क को मजबूत किया है। नई सेवा से यात्रियों को बेहतर सुविधा और लचीलापन मिलने की उम्मीद है। एमआईए की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उद्घाटन उड़ान 91552 1 फरवरी को सुबह 6:40 पर मंगलुरु से रवाना हुई और सुबह 9:35 पर दिल्ली में उतरी। इसके साथ ही उड़ान 927 सुबह 6:40 पर दिल्ली से रवाना हुई और सुबह 9:35 पर मंगलुरु पहुंची। एक औपचारिक इशारे में पहली उड़ान को मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एरोड्रम बचाव और अग्निशमन टीम से वाटर कैनन सलामी मिली। उद्घाटन यात्रा में 167 यात्री दिल्ली गए, जबकि 144 यात्री राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली से मंगलुरु गए। मंगलुरु एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि उड़ान न केवल व्यावसायिक और अवकाश यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी बल्कि अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ने वालों के लिए भी पारगमन विकल्पों में भी सुधार करेगी। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। देश भर में किसान उचित मूल्य निर्धारण, वित्तीय सुरक्षा और कृषि घाटे से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के समक्ष उनकी मांगों के कृषि क्षेत्र के समर्थन देने के लिए नीतिगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर शामिल है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कई किसान संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान नेता कुरबर शांत कुमार ने कहा कि किसान सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने 2023 में इसी तरह विरोध पारित किया था और सभी किसानों के लिए स्थिर और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लागू किया जाना चाहिए। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सैयद मंसूर कादरी को आज कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, श्रीकांत स्वामी की मांग। महाकुंभ मेले के लिए विशेष ट्रेन, सांसद सागर खंडरे का आभार। कर्नाटक कोई विशेष परियोजना या अनुदान नहीं, सीएम की इच्छा सूची धरी रहेगी। क्या कर्नाटक को सिर्फ मूंगफली खानी चाहिए, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा। मंचों का कहना है कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित महसूस करता है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।